देखिए, आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फोर्स। तो हम देखेंगे, पहले समझेंगे कि फोर्स क्या है। देखिए, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगानी है तो हमें बाहर से लगानी होती है, ठीक है ना। इंटरनली फोर्स नहीं होती, हमेशा उस पर फोर्स क्या लगेगी, बाहर से। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स लगेगी या तो पुश या फिर पुल की फॉर्म में। अब फोर्स लगने से होगा क्या, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा या तो मोशन में आने की कोशिश करेगा फोर्स की वजह से, या तो ऑब्जेक्ट चल रहा है अगर तो रुक जाएगा। फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप भी कर सकते हो या तो उसको रोकने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, आप उसकी डायरेक्शन बदल सकते हो या फिर उसकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश कर सकते हो। किसके साथ कर सकते हैं भैया, फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या हुई है कि एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एजेंट है, जिससे हम ये तीन काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदल सकते हैं, रेस्ट से मोशन, मोशन में रेस्ट, डायरेक्शन बदलना। इन कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। तो अब हम लिखेंगे फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है ना। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ push or pull which produces, ये बातें बहुत जरूरी है, which produces or tends to produce motion in object, ठीक है, which stops or tends to stop object. Third one is which changes or tends to change the direction of object. देखो, तो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है ना, TRNAL, ठीक है ना। एक्सटर्नल एजेंट है या एफर्ट भी बोल सकते हो। एक्सटर्नल एजेंट नहीं लिखना तो आप इसको एफर्ट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल एजेंट है या एफर्ट है, जो किस फॉर्म में होता है, पुश या फिर पुल की फॉर्म में, ठीक है। अब फोर्स करता क्या है, फोर्स करती क्या है, या तो वो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर सकती है, या तो फिर फोर्स की हेल्प से आप किसी चीज में मोशन लाने की कोशिश कर सकते हैं। फोर्स क्या करेगी, किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकेगी या फिर रोकने की कोशिश करेगी। फोर्स की वजह से आप किसी चीज की डायरेक्शन बदल सकते हो या फिर उसकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश कर सकते हो। उसी एक्सटर्नल एजेंट जिसकी वजह से आप ये तीन काम कर पा रहे हो, उसी को बोलते हैं फोर्स, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो फोर्स है वो बराबर होती है मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। या सिंबल फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट पे जिस तरफ फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये होगी वेक्टर, फोर्स वेक्टर होता है। मास तो भैया फिक्स होता है, वो तो चेंज नहीं होता कहीं पे भी। हाँ, एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस पे एरो डाल सकते हैं। तो ये आ गया मैथमेटिकल फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इसका अब एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। एसआई यूनिट फोर्स का होता है, देखो, मास के क्या होते हैं, केजी, एक्सेलेरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन है ना, इसी को आप बोलते हो न्यूटन। न्यूटन एन से डिनोट किया जाता है। देखो, तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इसका आप डायमेंशनल फार्मूला भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ये तो फर्स्ट चैप्टर में आप डिराइव भी करके आए हुए हैं। आप इसी एसआई यूनिट से डायमेंशन फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला से एसआई यूनिट केजी के लिए क्या लगेगा, 1m, लेंथ के लिए क्या लगेगा, मीटर के लिए क्या लगेगा, लेंथ l,
सेकंड है, सेकंड के लिए लगेगा टाइम, ऊपर -2 है तो -2 ये लो। ये डायमेंशन फार्मूला आ गया हमारे पास इसका फोर्स का। तो फोर्स है भी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी लिख सकते हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन होता है भाई, तो ये हुई वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है, बोलता है एवरीबॉडी remains continuously everybody remains continuous QNTI स्पेलिंग क्यों नहीं आ रहा, NUTS है ना। देखो एवरीबॉडी continues to be in the state of rest or uniform motion until या unless compelled by some external force। ठीक है, ये कहता है कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगी, वो कभी भी अपनी स्टेट को नहीं बदलेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वो अपनी स्टेट नहीं बदलेगी। स्टेट क्या चीज़ होती है, स्टेट होता है या तो वो रेस्ट में या तो वो मोशन में है। मोशन में है तो रेस्ट में लाना है, रेस्ट में है तो मोशन में लाना है। कोई भी बॉडी खुद ब खुद रेस्ट में या खुद ब खुद मोशन में नहीं आती, और यही लॉ कहता है हमारा फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, कोई भी चीज़ भाई कभी भी रेस्ट से खुद ब खुद मोशन में या मोशन से खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आती, हमेशा हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल देख लो इसकी, एग्जाम्पल ले लो। नंबर 1, अ बुक lying on table do not change its position until external force applied on it। अगर एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो कभी भी अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी, जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी जब तक बाहर से आकर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स आकर उसको एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाए। ठीक है ना, हम ही तो उठा के रखेंगे ना, तो फोर्स के लिए एक्सटर्नल एजेंट हम हो गए, हमने फोर्स लगाई। दूसरा, ये थोड़ा सा समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो हमेशा चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। अ मूविंग
बाल, बाल का एग्जांपल ले लेता हूँ। कैन नॉट स्टॉप बाय इट्स ओन, कोई बाल अगर चल रहा है तो कभी भी खुद ब खुद नहीं रुकता है। अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, अगर कोई बाल चल रहा है वो कभी भी नहीं रुकेगा जब तक बाहर से उसको कोई आकर फोर्स नहीं लगाएगा। अब आप बोलोगे नहीं हमने ग्राउंड पे बाल फेंका तो खुद ब खुद जाके रुक गया, होता भाई, मैं फुटबॉल को किक लगाऊंगा खुद ब खुद रुक जाएगा, कितना ही दूर जाएगा। ये पेन है मार्कर, अगर उसको मैं थ्रो करता हूँ अब ये चलता ही थोड़ा रहेगा, रुक जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो इसको ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, वो फोर्स तो मुझे नहीं ना दिख रही, ग्रेविटी भी तो फोर्स है। इस बॉल को अगर मैं कोई फुटबॉल फेंकता हूँ या क्रिकेट बॉल कोई थ्रो करता हूँ खुद ब खुद क्यों रुक रहा है? जब ग्राउंड के ऊपर रोल करता हूँ तो एक पहली चीज उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मुझे दिखाई नहीं देगी, ग्रेविटी उसको रोक रही थी। उसके रास्ते में हवा भी आ रही है, हवा भी उस बॉल को आगे जाने से रोकेगी, ठीक है। तीसरा, बॉल में और ग्राउंड में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग फोर्स होती है, बॉल आगे जाएगा तो फ्रिक्शन बॉल को इधर खींचेगी, तो फ्रिक्शन भी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते जिसकी वजह से बॉल खुद ब खुद रुक जाता है। हाँ, अगर ग्रेविटी ना होती, एयर रेजिस्टेंस ना होता, फ्रिक्शन ना होती, अगर ये कंडीशन सारी ना होती और मैं बॉल को यहाँ से थ्रो करता वो कभी ना रुकता, ठीक है ना। तो हमें ये, अब इसमें मैं क्या लिखूंगा कि वो खुद ब खुद तो नहीं रुकता जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन है प्रोवाइडेड क्या कंडीशन है इसमें? इनविजिबल फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी एटसेट्रा। अगर और भी कोई कंडीशन है तो शुड बी रिमूव्ड। अगर ये सारी चीजें ना होती, एयर का रेजिस्टेंस ना होता, फ्रिक्शन भी ना होती, ग्रेविटी भी ना होती, अगर मैं किसी बॉल को थ्रो करता तो वो कभी भी खुद ब खुद ना रुकता। थर्ड, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मैं कोई बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, बाइक चलाते चलाते वो बाइक कभी भी खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगी जब तक मैं उसका हैंडल पे फोर्स नहीं लगाऊंगा। भाई मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो डायरेक्शन बदलेगी, मैं फोर्स लगाऊंगा तो डायरेक्शन बदलेगी, नहीं तो वो खुद ब खुद डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अ मूविंग बाइक do not change its direction until force applied by rider, राइडर कौन होता है? बाइक चलाने वाला। फोर्स अप्लाइड बाय राइडर ऑन हैंडल, जब तक राइडर हैंडल पे फोर्स नहीं लगाएगा, बाइक के हैंडल पे उसको टर्न नहीं करेगा, तब तक बाइक भी अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगी। कोई बॉल थ्रो किया वो कभी भी नहीं रुकेगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। तो बॉल को रोक कौन रहा था? फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेबल पे पड़ा हुआ है वो कभी भी मूव नहीं करेगा जब से उसको बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको नोट लिख लो, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नोट दिस लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। आप इनर्शिया भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये इनएबिलिटी होती है। इनएबिलिटी क्या मतलब? ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता। मतलब बुक के पास
इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद चले, इसी को कहते हैं इनर्शिया। चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चलता चलता ऑब्जेक्ट खुद रुक जाए, बिना फोर्स लगाए खुद नहीं रुकेगा, यही है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद नहीं बदल सकता, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हमेशा बाहर से उसको फोर्स चाहिए डायरेक्शन बदलने के लिए, खुद नहीं बदल पा रहा। ये जो खुद काम ना कर सकना, ऑब्जेक्ट के लिए जो काम खुद इम्पॉसिबल है, उसी को तो इनर्शिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनर्शिया भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।